रितेश और गुड्डू दोनों आपस में रात के वक्त कुछ बात कर रहे थे। रितेश बार बार हिम्मत वाली बात करता था। तभी गुड्डू ने रितेश को एक चैलेंज दिया। उसने कहा कि अगर तुझ में बहुत ज्यादा हिम्मत है तो सूरत से 21 किलोमीटर की दूरी पर एक बीच है जिसका नाम डूमस बीच है। वहां जाकर रात में बैलून खरीद कर उसे फोड़कर दिखा दे, तब मैं मान लूंगा कि तुझ में हिम्मत है। रितेश बातों ही बात में उसकी यह शर्त मान बैठा और दूसरे दिन पहुंच गया उस डूमस बीच पर। गुड्डू बार बार उसे इस बात को लेकर चिढ़ा देता था कि तुझ में हिम्मत है तो डूमस बीच जाकर दिखा, लेकिन रितेश बातों बातों में इस बात को सीरियस नहीं लेता था। लेकिन पता नहीं उस दिन रितेश को क्या हो गया, वो उस डूमस बीच पर जाने के लिए तैयार हो गया। रितेश पहले भी उस बीच के बारे में कुछ सुन चुका था। उसके दोस्त अक्सर ये बात बोलते थे कि रात को डूमस बीच पर चलने से ऐसा लगता है कि उनका पैर जैसे कोई रेत के नीचे से खींच रहा हो। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि एक बार तो उस बीच पर गए, लेकिन अब दोबारा वहां जाने से कांप जाते हैं। रितेश को यहां आए काफी देर हो गई थी, लेकिन उसको कुछ भी डराने जैसा नहीं लगा था। लेकिन उस जगह पर दो चीजें बहुत ही अजीब लगी। पहला, वहां की काली मिट्टी, और दूसरा उस बीच पर लाशों को जलाने वाली जगह, यानी क्रिमिएशन ग्राउंड। रितेश को उस बीच पर आए हुए काफी देर हो चुकी थी और अभी 8 बजने वाले थे। रितेश अब होटल जाने के लिए अपना बैग लेकर जाने लगा। अभी कुछ दूर ही आगे गया था कि तभी एक छोटे से लड़के की आवाज आई। सर, बैलून तो लेते जाइए। रितेश पीछे पलटा तो उसने देखा कि ये एक 12 साल का लड़का हाथों में 10 से 12 बैलून लेकर बेच रहा था। लेकिन अभी तो इस बीच पर अकेला रितेश ही था और कोई भी नहीं था यहां पर, और ना ही बैलून वाला था। तो फिर ये अचानक से कैसे? रितेश उस लड़के के पास गया और उससे पूछने लगा कि अभी तो यहां कोई नहीं था। तब उस लड़के ने कहा कि अरे, मैं तो कब से यही हूं, आपको शायद दिखाई नहीं दिया होगा। तो रितेश ने कहा, अच्छा, तो तुम ही हो जो भूत बनकर बैलून बेचते हो? लड़के ने कहा कि सर, भूत तो नहीं हूं, लेकिन इसी बात की डर से लोग मेरे बैलून खरीद लेते हैं। रितेश ने उस लड़के से 4 बैलून खरीद लिए और उस लड़के को पैसे देकर अपने होटल की ओर जाने लगा। होटल पहुंचकर रितेश नहाने चला गया। नहाकर अपने कपड़े चेंज कर रहा था, तभी उसके बाथरूम में आवाज हुई। ऐसा लगा कि कोई उसके बाथरूम में है और नल चालू कर रखा है। रितेश दरवाजा खोलकर अंदर गया तो अंदर कोई भी नहीं था, लेकिन उसका नल खुला था। रितेश ने नल बंद किया और बाहर आकर खाना खाकर सोने लगा। रात के 11 बज रहे थे। तभी उसे एक ग्लास फूटने की आवाज आई।
रितेश ने उठकर देखा तो वो ग्लास उसके टेबल के नीचे फूटा पड़ा था। लेकिन यह कैसे मुमकिन था, क्योंकि उसने वो ग्लास तो टेबल के ठीक बीच में रखा था। रितेश को अब थोड़ा थोड़ा लगने लगा कि कोई है जो उसके ऊपर नजर रख रहा है। रितेश ने अपना कैमरा ऑन किया और सारे बैलून फोड़ने लगा। तभी उसने किसी की आवाज सुनी। कुछ देर बाद रितेश ने कैमरा चेक किया तो उसने देखा कि जब रितेश आखिरी बैलून फोड़ रहा था तब उसके पीछे कोई खड़ा था। रितेश ने लाइट जलते हुए ही छोड़कर वापस सोने लगा। नींद तो आ ही नहीं रही थी, डर तो बहुत लग रहा था। रितेश अपनी आंखें मूंद कर सोने की कोशिश करता, लेकिन डर की वजह से उसकी आंख अपने आप खुल जाती। रितेश अभी बेड पर ही था कि तभी उसके कान के पास आवाज हुई। ऐसा लगा कि कोई एक बैलून लेकर उसके कान के पास बैलून से आवाज कर रहा था। रितेश लाइट जलते हुए ही छोड़कर वापस सोने लगा। रितेश ने उठकर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन वो आवाज अब साफ साफ उसके कान के पास ही हो रही थी। रितेश भागकर दरवाजे के पास जाने लगा, तभी किसी ने उसको पीछे से पकड़ा और अपने हाथों से उसका सर पकड़कर जमीन पर पटका और रितेश बेहोश हो गया। इसके बाद वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा। कुछ देर बाद रितेश की बेहोशी टूटी तो वो भागकर दरवाजे से बाहर निकला और होटल स्टाफ के पास जाकर बताने लगा कि उसके साथ क्या हुआ। लेकिन कोई भी उसकी बात सुन नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि रितेश वहां है ही नहीं। अगली सुबह होटल में पुलिस थी और उस रितेश की लाश उसी कमरे में फर्श पर पड़ी थी और वो फूटा हुआ बैलून एक भी नहीं था उस कमरे में, और ना ही रितेश के कैमरे में कुछ था। उसका कैमरा पूरा खाली पड़ा था। गुड्डू खुद को रितेश की मौत का जिम्मेदार मानता है, क्योंकि अगर उसने वो दम वाली बात अगर ना कही होती तो शायद आज रितेश उसके साथ होता।